नेपाल के अंदर नई गवर्नमेंट आई और नई गवर्नमेंट के बारे में इंडियन मीडिया का क्या कहना था वो मैंने आपसे शेयर किया था। आज हम रिएक्शन देने वाली इंडियन यूट्यूबर बहुत हैरान है कि कैसे केपी ओली शर्मा दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे। अभी अगर नए प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो पुष्प कमल दहल प्रचंडा जो है नए प्राइम मिनिस्टर बने। तो आइए जानते हैं कि केपी ओली शर्मा दोबारा गवर्नमेंट में कैसे आए, फिर आपके साथ बात करते हैं। दोस्तों, नेपाल के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। शायद किसी ने नहीं सोचा कि ऐसा होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था नेपाल में और आपको पता है केपी शर्मा ओली, उनकी जो पार्टी है, उनको पिछले इलेक्शन से भी कम सीट आई हैं। उसके बावजूद भी वो सरकार बनाने में कामयाब हो गए हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि यहां पर एक पर्सन है जिनका नाम है प्रचंडा, पुष्प कमल दहल, कई बार आपने सुना होगा। वो यहां पर पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे 2.5 साल के लिए और फिर अगला जो 2.5 साल है उसमें केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं पुष्प कमल दहल प्रचंडा टू बी नेपाल प्राइम मिनिस्टर फॉर 3rd टाइम। इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, किस तरीके से केपी शर्मा ओली वापस से पावर में आ गए हैं, भारत और जो नेपाल का रिलेशन है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, बहुत कुछ जानने को है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखो, नेपाल के अंदर हुआ क्या था कि 20 नवंबर को इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन। वैसे तो वहां का प्रोविंशियल इलेक्शन भी हुआ था, 3 तरीके से हुए थे, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं जो जनरल इलेक्शन होता है। जैसे भारत के अंदर लोकसभा का इलेक्शन होता है जिसके तौर पर कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो तय किया जाता है। तो 275 मेंबर्स का पूरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे हमारे यहां पर लोकसभा है जिसके तौर पर बेसिस पर डिसाइड होगा कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी, उसी प्रकार से वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिसमें टोटल सीट्स हैं 275। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पर क्या होता है कि जितना भी लोकसभा में सीट है ना, 545 सीट, वो सब कुछ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है, पूरा सीट जितना भी है। लेकिन नेपाल के अंदर इसको 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। ये जो 275 सीट्स आप देख रहे हो, इसमें यहां पर 165 जो सीट्स हैं वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बेसिस पर डिसाइड होता है। मतलब किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला, मतलब जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी मिला हो। मान लो कि यहां पर कोई एक जगह है जहां पर 3 कैंडिडेट्स हैं, एक कैंडिडेट को मिल गया 40% वोट और बाकी कैंडिडेट्स को 30% और 30% वोट मिला, तो जिसको 40% मिला है वो जीत जाता है। उसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। तो 165 मेंबर्स डिसाइड किए जाते हैं इसके बेसिस पर और बाकी के 110 मेंबर्स डिसाइड किए जाते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर। मतलब कि जिसको जितना परसेंट वोट मिलेगा उसके हिसाब से ये 110 जो सीट्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन इसको पाने के लिए उस पार्टी को मिनिमम 3% वोट चाहिए और एक सीट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के हिसाब से होनी चाहिए, तभी वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से उसको सीट मिल पाएगी। अब नेपाल के अंदर आपको पता है कि बहुत ज्यादा अस्थिरता है, मतलब कि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। इनफैक्ट 1990 से जब से डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है नेपाल के अंदर, 32 गवर्नमेंट बदल चुकी हैं और जब से मोनार्की का एंड हुआ है 2008 में, उसके बाद से अभी तक 10 सरकारें बदल चुकी हैं। सोच के देखिए, 2008 से लेकर अभी तक 10 गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई हैं नेपाल के अंदर। तो अभी अगर आप देखोगे जो पिछला वाला इलेक्शन हुआ था 2017 में, ये जो आप सीट्स देख रहे हो ना, ये 2017 का, ये समझने की जरूरत है, तभी आप अभी का कॉन्टेक्स्ट समझ पाएंगे। देखो, 2017 में बेसिकली क्या हुआ था कि जो सरकार बनी थी वो किसकी थी? केपी शर्मा ओली की। ठीक है, अब केपी शर्मा ओली कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये वाला पार्टी, सीपीएन यूएमएल। सीपीएन बेसिकली एक कम्युनिस्ट पार्टी है, यूएमएल का मतलब हो गया यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो केपी शर्मा ओली इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन 2017 में क्या था कि ये ऊपर के भी जो 2 कम्युनिस्ट पार्टी आप यहां पर देख रहे हो रेड कलर में, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है, ये है आपका माओइस्ट सेंटर और यूएस हो गया मतलब यूनिफाइड सोशलिस्ट। तो बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी टोटल मिलाकर एक साथ इलेक्शन लड़ी थी, केपी शर्मा ओली और ये जो आप देख रहे हो। इनफैक्ट ये जो सीपीएन एमसी है ना, माओइस्ट सेंटर, इन्हीं की पार्टी है प्रचंडा, जो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये एक साथ थे। लेकिन आगे क्या हुआ, 2021 में ये जो प्रचंडा है वो केपी शर्मा ओली से अलग हो गए और ये वाली भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी अलग हो गई। ये लोग मिल गए नेशनल कांग्रेस के साथ, जो अभी प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर थे, दैट इज द्यूबा। ठीक है, उनके साथ ये लोग 2021 में मिल गए क्योंकि यहां पर कई सारे आरोप लगाए जा रहे थे, करप्शन से लेकर बहुत सारा प्रेशर था यहां पर केपी शर्मा ओली के ऊपर। तो इनसे ये लोग अलग हो गए और यहां पर नेशनल कांग्रेस के साथ जाकर ये मिल गए और इन्होंने यहां पर सरकार बना ली। तो 2021 से लेकर अभी द्यूबा की सरकार बनी हुई थी इन लोगों के सपोर्ट के साथ। तो आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुआ है अभी 20 नवंबर को, यहां पर अगेन आप देख सकते हो कि किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं
नहीं है, देखो 275 मेंबर्स हैं, इसमें मेजॉरिटी के लिए आपको 138 सीट्स चाहिए 275 में से। तो 138 सीट्स किसी भी मेजर पार्टी के पास नहीं मिलेगी। जो शेर बहादुर द्यूबा हैं, जो करंट में प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी पार्टी है नेशनल कांग्रेस, उनको मिले 89 सीट्स, पिछले के मुकाबले इस बार ज्यादा सीट मिला। जो केपी शर्मा ओली हैं, उनको कम सीट्स मिला, पिछली बार 94 हुआ था, इस बार 78 मिला। जो पुष्प कमल दहल हैं, जिसको हम प्रचंडा कह रहे हैं, उनको 49 से उनकी सीट्स गिरकर 32 आ गई। तो किसी भी मेजर पार्टी को यहां पर क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन पिछले 1.5 महीने से नेपाल के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया था कि आखिरकार प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, कौन सी पार्टी मेजॉरिटी फॉर्म करेगी। क्योंकि आपने देखा होगा, भारत में भी लंबे समय से जब कोलिशन गवर्नमेंट थी तो या तो बीजेपी या फिर कांग्रेस, उन लोगों के साथ मिलकर छोटी छोटी पार्टीज आती थी और वो सरकार बनाती थी। उसी तरह से देखा जा रहा था कि क्या शेर बहादुर द्यूबा, जिनकी पार्टी नेशनल कांग्रेस है, वो सरकार बनाएगी, या फिर केपी शर्मा ओली, जिनकी पार्टी सीपीएन, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, क्या ये सरकार बनाएगी बाकी छोटी पार्टीज के साथ मिलकर। लेकिन फाइनली यहां पर यह डिसाइड हुआ, कल प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, नेपाल की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने यहां पर यह अनाउंस कर दिया कि पुष्प कमल दहल, ये जो प्रचंडा है, वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने यहां पर सपोर्ट दिखाया है कि उनके पास 165 मेंबर्स का सपोर्ट है। जी हां, इन्होंने कहा है कि हमारे पास 165 मेंबर्स का सपोर्ट है और इसीलिए यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो बनाया जा रहा है। और ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया कि जो स्मॉलर पार्टीज हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। अब ये कैसे रोल प्ले कर रही है मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप देखिए, छोटी छोटी पार्टी आरएसपी, ये न्यू पार्टी है जिसको 20 सीट मिली है पहले इलेक्शन में ही। यहां पर एक और पार्टी है आरपीपी, पिछली बार इनको 1 सीट मिला था, इस बार 14 सीट्स मिली है। एक और नई पार्टी है। तो ये छोटी छोटी पार्टीज कई सारे मिलकर, और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया, केपी शर्मा ओली ये बेसिकली खुद सरकार में बना रहना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने यहां पर डील कर लिया पुष्प कमल दहल के साथ। और यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो, भले ही केपी शर्मा ओली के पास ज्यादा सीट हैं पुष्प कमल दहल की पार्टी से, उसके बावजूद भी यहां पर उन्होंने कहा कि चलो पहले आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। तो जैसे भारत में 5 साल का पूरा कार्यकाल होता है, वहां पर भी 5 साल का होता है। तो पहले 2.5 साल जो प्रचंडा हैं पुष्प कमल दहल, वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, और जो बाकी का अगला 2.5 साल होगा, उसमें यहां पर केपी शर्मा ओली को प्राइम मिनिस्टर बना जाएगा। अब देखना होगा कि क्या वो सक्सेस हो पाता है कि नहीं। हो सकता है 2.5 साल तक प्रचंडा प्राइम मिनिस्टर बने रहे और फिर बाद में वो अपना सपोर्ट ले लें कि हम यहां पर सपोर्ट नहीं करेंगे केपी शर्मा ओली को। होता है कई बार डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। तो बेसिकली सबसे पहले तो क्या हुआ था कि ये जो प्रचंडा आप देख रहे हो, इन्होंने, क्योंकि इनकी अलायंस ऑलरेडी थी नेपाल कांग्रेस के साथ, इनफैक्ट जो इलेक्शन हो रहा था नेपाल में, उसमें यहां पर क्लियर कट ये पार्टीज कह रही थी कि हम अपना अलायंस नहीं तोड़ेंगे, जिसके साथ अलायंस है उसी के साथ यहां पर हम बनाएंगे। तो पुष्प कमल दहल पहले नेपाल कांग्रेस को अप्रोच किए कि क्या आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओगे। तो यहां पर एक प्रकार से पता चला कि शेर बहादुर द्यूबा ने कहा कि नहीं, हम आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते, आपके पास बहुत कम सीट हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको स्पीकर का पद दे सकते हैं आपके पार्टी को। लेकिन पुष्प कमल दहल खुश नहीं हुए, वो बेसिकली बातचीत करने लगे केपी शर्मा ओली के साथ, उनके पार्टी के साथ। तो केपी शर्मा ओली यहां पर रेडी हो गया कि चलो ठीक है, हम सब मिलकर सरकार बना लेते हैं। तो यही एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब ये जो प्रचंडा है ना, देखो इनका बहुत लंबा एक पूरा इतिहास रहा है, वो भी आपको समझने की जरूरत है। ये तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। सबसे पहले 2008 से 9 के बीच में बने थे, वहां पर भी अगेन पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था। उसके बाद याद होगा एक बहुत बड़ा ब्लॉकेड हुआ था भारत और नेपाल के बीच में 2015-16 में, मधेसी जो एजिटेशन हुआ था, उसके जस्ट बाद भी वो 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बने। तो सबसे बड़ा बेसिकली बताया जाता है कि जो प्रचंडा है ना, उन्होंने बहुत से लोगों को मरवाया था। ये काफी सारी चीजें हैं, एक पूरा आर्म्ड स्ट्रगल चला था उनके दौर में। और इनफैक्ट बताया तो ये भी जाता है कि जो शेर बहादुर द्यूबा हैं, उनके ऊपर भी हमला कराया है। इस तरह का एक लंबा इतिहास आपको देखने को मिलेगा अगर आप डिटेल में जाओगे तो। लेकिन एक माओइस्ट, आप समझो, इंसर्जेंसी चली थी पूरे नेपाल में, और नेपाल के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हर दिन आए दिन लोगों को मारा जा रहा था वहाँ पर। ओवरऑल यहाँ पर फाइनली 2008 में सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। उनका एक एग्रीमेंट हो जाता है कि चलो वो मेन स्ट्रीम में आएंगे, और इसीलिए उन्होंने पार्टी बना ली। और फाइनली अब आप देख रहे हो कि वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और मंडे को आज शाम 4 बजे जो है स्वेरिंग इन सेरेमनी के तौर पर उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि भारत के साथ किस तरह का संबंध होने वाला है। देखो भारत के लिए तो बेसिकली बोला जा रहा था जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर द्यूबा, वही बेस्ट सिनेरियो है भारत के लिए, ऐसा ज्यादातर माना जा रहा था। क्योंकि केपी शर्मा ओली के समय आपको याद होगा काफी सारा प्रॉब्लम्स हुआ था, स्पेशली जो उत्तराखंड का ये एरिया है, उत्तराखंड और नेपाल का जो सीमा जुड़ता है, ये जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हो, ये इस समय भारत के पास है। लिम्पाई दूरा
और ये जो काला पानी आप देख रहे हैं और साथ ही साथ लिपू लेक पास, इन सारे एरियाज को लेकर काफी ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। केपी शर्मा ओली ने यहां पर आरोप लगाया भारत के ऊपर कि हमने ये जो लैंड है वो अपने मैप में इंक्लूड करने की कोशिश की है। नेपाल ने अपना एक नया मैप जारी कर दिया था और ये आप देख रहे हो ना यहां पर, ये एरिया जो भारत के पास है उसको नेपाल में इंक्लूड कर दिया। ये सब कुछ चल रहा था, तो कहीं ना कहीं यही बेसिकली बताया जा रहा है कि केपी शर्मा ओली क्योंकि वापस से पावर में आ गए हैं, तो अगेन हो सकता है कि भारत के साथ रिलेशन फिर से यहां पर गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। ऑल्दो यहां पर कल जो नरेंद्र मोदी जी ने कल देर रात को आप देख सकते हैं लगभग 9:30 बजे के आसपास इनफैक्ट कांग्रेचुलेट भी किया, वार्मेस्ट कांग्रेचुलेशन टू प्रचंडा ऑन बीइंग इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर विथ यू टू फर्दर स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप। काफी क्लोज रिलेशनशिप है, हम सबको पता है भारत और नेपाल के बीच में। तो देखना होगा कि एग्जैक्टली किस तरह से होता है। अगेन एक बहुत ही कहते हैं ना कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर बन रहा है जिसके पास काफी कम सीट्स हैं, उसके बाद भी वो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, तो अगेन वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। और मेरा मानना है कि जब तक किसी देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो सकती, वहां पर डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो पूरा जो देश है ना वो हमेशा कुछ ना कुछ पॉलिटिकल स्ट्रगल में ही आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी क्या होता है नेपाल का यहाँ पर, एंड भारत के साथ किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। क्या वापस से नेपाल चाइना की तरफ टिल्ट होता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेट्स सी। सो उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो दी कि आपको पता चला कि नेपाल के अंदर किस तरीके से इलेक्शन हुआ। आपको पता है कि नेपाल के अंदर लास्ट टाइम भी जब इलेक्शन हुआ तो 2 पार्टियां गवर्नमेंट में आई थी, जिसमें से केपी ओली शर्मा की पार्टी थी और शेर बहादुर देउबा की पार्टी थी। तो उन्होंने तब डिसाइड किया था कि केपी ओली शर्मा 2.5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और 2.5 साल के लिए जो है ना शेर बहादुर देउबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। बट हुआ कि जब केपी ओली शर्मा का टाइम पूरा हुआ तो उन्होंने अपनी हुकूमत को खत्म नहीं करने का ऐलान किया कि हम अपनी हुकूमत को नहीं गिराएंगे, बट उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको हटाया गया। तो उसके बाद शेर बहादुर देउबा जो है ना वो नए प्राइम मिनिस्टर बने। अभी 20 नवंबर को ही नेपाल के अंदर इलेक्शन हुई थी और नए गवर्नमेंट नहीं आई थी। शेर बहादुर देउबा के साथ जो पुष्प कमल दहल थे, पुष्प कमल दहल या प्रचंडा जो है उन्होंने ये ऐलान किया कि हम शेर बहादुर देउबा की पार्टी को छोड़ रहे हैं, उनकी हुकूमत को छोड़ रहे हैं, उनके गवर्नमेंट को छोड़ रहे हैं। आपको पता है कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन केपी ओली शर्मा के टाइम में ज्यादा खराब हुए थे। ये इंडियन लोगों का कहना है, इंडियन लोगों का मानना है। बट यहाँ पे ये बात भी, अगर दोबारा केपी ओली शर्मा प्राइम मिनिस्टर बन जाते अभी रिसेंट टाइम पे, तो नेपाल और इंडिया के रिलेशन काफी खराब होते। तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि केपी ओली शर्मा को 2.5 साल बाद प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। अभी बनाया जाएगा पुष्प कमल दहल या पुष्पा कमल दहल उसको कहते हैं। तो वो अपनी तरीके से देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, फिर वो बात की बात है। अगर आपने आज की वीडियो देखी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब